दोस्तों, डॉक्टर्स को हमेशा धरती के भगवान के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि जब किसी घर का चिराग बुझने को होता है, जब सांसें थमने को होती हैं, जब उम्मीद की डोर टूटने लगती है, तब एक शांत सा चेहरा, माथे पर पसीना लेकिन हाथों में यकीन लिए एक डॉक्टर जिंदगी को दोबारा लिख रहा होता है ना। आपने भी कई बार ये महसूस किया होगा। और ये डॉक्टर्स कोई और नहीं होते हैं, ये वही सर्जन्स होते हैं जो सर्जरी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को एक नया जीवन देने का प्रयास करते हैं और बहुत हद तक उसमें कामयाब भी होते हैं। तो इस सर्जन्स वीक में, जो कि 9 जून से 15 जून के बीच में मनाया जा रहा है, इस सर्जन्स वीक को बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए हम बात करेंगे रेडियो KGMU गूंज पर आ रहे कुछ सर्जन से, जो सर्जरी के माध्यम से लोगों को नया जीवन देने का काम करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, बहुत सारे सर्जन से आपकी मुलाकात होने वाली है और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को देखने के बाद उनको जरूर आप बधाइयां दीजिएगा। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं सर्जन्स वीक को लेकर के, जो कि 9 जून से लेकर के 15 जून तक मनाया जा रहा है। अभी हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुकी हैं डॉक्टर अंजलि मिश्रा जी। आप प्रेसिडेंट हैं IAES, प्रोफेसर एंड हेड यूनिट 2 एंडोक्राइन सर्जरी डिपार्टमेंट ऑफ SGPGI MS में हैं आप। और मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो KGMU गूंज पर। धन्यवाद मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि सर्जन्स वीक मनाया जा रहा है 9 जून से लेकर के 15 जून तक के बीच में। और बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी के जीवन को बचाने में सर्जन की। और सर्जन के बारे में जब हम बात करते हैं तो बात हम ज़रूर करना चाहेंगे टीचिंग रोल को लेकर के, क्योंकि जो अध्यापक की भूमिका होती है, जो शिक्षक की भूमिका होती है, या जो सीखने की जो एक ज़रूरत होती है, वो उम्र के हर पड़ाव पर और हर फेज़ में होती है। तो इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी रेडियो गूंज का कि उन्होंने हमारे को ये अवसर दिया कि जो ASI के माध्यम से पहली बार ये सर्जन्स वीक का सेलिब्रेशन हो रहा है और 15 जून को वो कल में आखिरी में उस दिन में उसको सर्जन्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। और आपने जो प्रश्न पूछा है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम तो ऐसे ऑफिशियली टीचर हमारा डेजिग्नेशन है, लेकिन ये बताना बहुत आवश्यक है कि सर्जन का रोल जीवन पर्यंत एक टीचर और एक स्टूडेंट, विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में जारी रहता है। क्योंकि सर्जरी ऐसा विषय है कि जिसको आप केवल क्लासरूम में तक सीमित नहीं कर सकते हैं। इसमें जो है, अगर हम शुरुआत से करें, हम तो जैसे आपने बताया कि हम सुपर स्पेशलिटी एंडोक्राइन सर्जरी के टीचर हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टीचर का रोल शुरू होता है जब MBBS में बच्चा दाखिल होता है, और तब से उसको वो MBBS के बाद वो MS एक कैरियर ऑप्शन के रूप में लेगा या नहीं लेगा, उसमें भी वो शिक्षक एक रोल मॉडल की तरह काम करते हैं और काफ़ी हद तक वो प्रभावित करते हैं कि बच्चा कौन सी वाली स्पेशलाइजेशन को चुनेगा। और उसके बाद हम कहेंगे कि सुपर स्पेशलाइजेशन में तो हम लोग के पास जो स्टूडेंट हैं वो बहुत पहले से ही सीख के आते हैं और हम लोग का रोल बहुत सीमित होता है। लेकिन मैं इस बारे में, जैसे मैंने कहा कि सर्जरी ऐसा विषय नहीं है कि जिसमें केवल क्लासरूम में रोल ख़त्म हो जाए। अगर आप किसी भी शिक्षक का रोल देखें तो उसका उद्देश्य क्या है एट द एंड ऑफ डे, कि बच्चे को किस रूप में तैयार करना है। तो बच्चा जो है यहाँ पे तो हमको एक सर्जन के रूप में तैयार करना है, जो कि एक अंत में जाके कोर्स के बाद में एक सर्जरी कर सके जो ना कि सफल हो, बल्कि उसको पेशेंट को फ़ायदा भी रहा है और साथ में साथ उसको पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान भी रखें। तो ये सब लक्ष्य हासिल करने के लिए उसको, बच्चे को ना केवल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी सबकी जानकारी होनी चाहिए, जो कि आपको MBBS से शुरू हो जाती है। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, बच्चा इंटर्नशिप में आता है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है, तो वो क्लिनिकल उसमें मरीज़ को देखना शुरू करता है। अभी तो खैर जो हम लोग की शिक्षा नीति है उसके हिसाब से वो 4th सेमेस्टर और बहुत शुरू में ही पेशेंट और डॉक्टर का जो भविष्य में भावी डॉक्टर हैं उनका एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। तो जब आप MS लेवल पे आते हैं
उस समय जो हम लोग का बैकग्राउंड नॉलेज है उसके साथ बच्चा असेस करना शुरू करता है। बच्चा, अभी हम क्योंकि इतने बड़े हो गए तो हम बच्चे कह रहे हैं, लेकिन हम जो एक स्टूडेंट और सर्जन है, तो जो ट्रेनी सर्जन है, तो पहले वो स्टूडेंट असेस करता है, फिर धीरे धीरे हम उसको अपने सुपरविजन में छोटे आसान केसेस करने को देते हैं और आगे चल के फिर वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस देते हैं। तो जैसे कि आप समझ रहे हैं कि भाई इसमें जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं वो एक जीते जाते इंसान पे कर रहे हैं, तो और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक स्टेप पे असेस करें। हमको ये देखना होता है कि जो भी स्टूडेंट है वो किस लेवल तक उसने दक्षता प्राप्त की है, उसके हिसाब से हम लोग उसको देते हैं। इसी तरह ये जो है दोनों तरफ से फीडबैक की बहुत आवश्यकता होती है। स्टूडेंट अपनी डिफ़िकल्टी टीचर को बताएगा, टीचर भी हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली असेस करता है। तो इस तरीके का ये है। और जैसा हमने बताया कि यहाँ पे लेकिन जो सर्जरी करना लक्ष्य है, लेकिन ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। इनफैक्ट इसकी शुरुआत होती है कि पहले वो मरीज़ को देखे और जो उसका बैकग्राउंड नॉलेज है उस हिसाब से हिस्ट्री लेके प्लानिंग करे कि सर्जरी उसको मरीज़ को आवश्यक है या नहीं आवश्यक है। फिर उसके बाद हमको सर्जरी कोई भी होती है उसमें एनेस्थीसिया का रोल होता है। कई सर्जरी बिल्कुल सुन्न करके, जिसको कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया में होती है। फिर कुछ ऐसी होती हैं जैसे रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन देके, जिसको स्पाइनल कहते हैं, और कुछ पूरी बेहोशी में करते हैं। तो ये इसके प्रोसीजर के लिए भी ये सर्जन की बहुत जिम्मेदारी होती है कि पहले असेस करे कि कौन सा ऑपरेशन कौन से एनेस्थीसिया में होगा और उसके लिए मरीज़ को प्रिपेयर करे। तो उसमें कुछ अगर उसको बेसिक जानकारी नहीं होगी और अगर टीचर उसको ये समझाने में कामयाब नहीं होता है, तो उसमें अंत में जो सफ़रर होगा वो पेशेंट होगा, तो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो वहाँ से शुरू होके फिर ड्यूरिंग जब एनेस्थीसिया में पेशेंट है उस समय भी हम लोग का आदान प्रदान एनेस्थेटिस्ट से चलता रहता है। तो एनेस्थेटिस्ट हमारा टीचर है कुछ उस मामलों में, और कुछ मामलों में हम उसको फीडबैक देते हैं। तो हम लोग, जैसे मैंने कहा कि हम लोग जीवन पर्यंत एक दूसरे से सीखते रहते हैं। और समय के साथ साथ क्या होता है कि हमारी टेक्निक और टेक्नोलॉजी ये भी बदलती है। जैसे हम लोग जब स्टूडेंट थे, एक सबसे सामान्य सर्जरी और जो सबसे कॉमन सर्जरी उत्तरी भारत में होती है वो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है। तो जब हमारे स्टूडेंट वाले डेज में वो बड़ा सा चीरा लगा के होता था। धीरे धीरे वो चीरे की जो है लंबाई कम हुई, फिर उसके बाद एंडोस्कोपी आ गया जिसको लेप्रोस्कोपी सर्जरी कहते हैं, उसके बाद अब रोबोटिक आ गया। तो जैसे जैसे हम टीचर हैं, टीचर को भी टेक्नोलॉजी सीखनी होती है, समय के साथ क्या परिवर्तन हो रहा है, और स्टूडेंट को न केवल अभी का जो उसको मांग है समय की, बल्कि उसको भावी उसके लिए भी हमको तैयार करना होता है। तो टीचर का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है कि वो स्टूडेंट को एनकरेज करता रहे कि वो लगातार अपना नॉलेज को अपडेट करते रहें। और इसके साथ साथ जो है अभी जैसे मैंने एक तो ये हो गया टेक्निक, दूसरा टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट अभी आजकल जो भी कहीं चर्चा होती है, आम चर्चा में भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब बहुत सुनते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो आज का ऑपरेशन थिएटर है और जो हम 30 साल पहले हमने अपने स्टूडेंट के ज़माने में देखा था, उससे बहुत ज़्यादा हाईटेक हो गया है। इवन जो कॉटरी मशीन्स हैं, अब वो वेसल सीलिंग सिस्टम या हार्मोनिक सिस्टम जिसमें अल्ट्रासोनिक डिसेक्शन होता है, जो हमारे आजकल जो कैमरा हैं लेप्रोस्कोपी के वो 4K 3D, और अंत में अभी रोबोटिक भी आ गया है। और जैसे हम कह रहे हैं कि कुछ दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कुछ तो इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट हो गया है डायग्नोस्टिक, उसमें फ्यूचर में सर्जरी में भी इस तरीके का हो सकता है कि हम लोग ये कर पाएंगे कि जो CT स्कैन पेशेंट का है हम उसको रियल टाइम में पेशेंट के ऊपर इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, तो उससे सर्जरी का प्रिसीजन बेटर हो जाता है। तो सर्जन का और टीचर का रोल इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो पेशेंट से भी ये चर्चा करे। और क्योंकि एट द एंड ऑफ डे क्या होता है कि एक सर्जरी है, टीम वर्क है। जैसे मैंने अभी बताया कि सर्जरी में एक मेन सर्जन होगा, असिस्टेंट होगा जो कि शुरू में स्टूडेंट उसमें होता है, धीरे धीरे वो ग्रेजुअल करके टीम लीडर बन जाता है। तो उस टीम में केवल सर्जन ही नहीं है, उसमें नर्सेस भी हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, टेक्नीशियन हैं, इवन जो फ्लोर पे
जो हमारे कर्मचारी हैं जो पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, तो उनको भी हमको टीच करना पड़ता है कि मरीज़ को किस तरह से शिफ्ट करना है, कैसे पोजीशन करना है, और यही चीज़ें हमको अपने स्टूडेंट को बतानी पड़ती हैं जिससे कि भविष्य में वो एक अच्छा सर्जन बन सके। और हम ये कहें, मेरा पर्सनली ये मानना है कि अच्छा टीचर वही है कि जिसका स्टूडेंट कल आने वाले भविष्य में उससे ज़्यादा बेहतर करे। अगर वो मुझसे बेहतर नहीं करता है तो उसका मतलब है कि मैं उतना सक्सेसफुल टीचर नहीं हूँ। तो टीचर को, सर्जिकल टीचर को और स्टूडेंट को, दोनों को एजाइल रहना पड़ता है और एक दूसरे के साथ मिलके, क्योंकि ये एक जैसा रिलेशन है जैसे गुरु और शिष्य का, तो हमारे उसमें है इंडियन उस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। बट ये मेंटर मेंटी, अप्रेंटिस एंड मास्टर, और ये चलता रहता है। और कई उसमें हम लोग भी अपने स्टूडेंट से सीखते हैं, क्योंकि जो नया स्टूडेंट है वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा जानता है। वो हमसे अगर प्रश्न पूछता है तो हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि हम उसको प्रॉपरली, उसकी जो क्वेरी है उसको सेटिस्फाई करें और अंत में जो है उस सोसाइटी का भला हो। लक्ष्य तो हमारा यही है ना। बिल्कुल। तो मैम, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस वीक में हम बहुत सारे सर्जन से बात कर रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, तो एज अ टीचर अगर आज आप अपने जो आपके स्टूडेंट्स रहे हैं कभी, आज अच्छे सर्जन भी होंगे, वो उनको कुछ मैसेज देना चाहें, या जो बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं आगे चल के वो एक अच्छा सर्जन बनेंगे, अगर उनको कुछ मैसेज देना चाहें कि सर्जरी, जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ सर्जरी कर देना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको सफल बनाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ ये तय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मरीज़ को सर्जरी की आवश्यकता है या नहीं है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने उन स्टूडेंट्स को, या फिर जिन्होंने कभी आपसे पढ़ाई की है और आज वो सर्जरी का काम करते हैं? मेरे को ये कहते हुए काफ़ी प्रसन्नता है कि हमारे काफ़ी स्टूडेंट जो अभी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है हमारे साथ ही, जैसे यहाँ हम डॉक्टर पूजा रमाकांत बैठी हैं, वो बहुत ही इस समय सक्सेसफुल डॉक्टर हैं KGMC के अंदर। तो इसी तरीके के हमारे, और जैसे मैंने कहा कि हमसे ही स्टूडेंट नहीं सीखते, हम भी उनकी तरफ देखते हैं कि उनसे सीखें। तो हमारा मैसेज तो यही होगा, जो स्टूडेंट चाहे वो कॉलेज में हो या इवन प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उनको पढ़ते रहना है, उसको कभी उसको छोड़ना नहीं है। और जैसे आपने भी कहा कि हमको सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी जानना होता है कि मरीज़ को ऑपरेशन की आवश्यकता है या नहीं है, क्योंकि हमेशा ये है कि ऑपरेशन, जो सर्जन है उसको तो लगता है ये रूटीन है, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ के और रोगी के उसमें जीवन में एक बहुत मेन ये एक इवेंट होता है। तो हमको ऑपरेशन तभी करना होता है जब कोई और ऑप्शन ना हो। इनफैक्ट जो भी हमने भी अभी सीनियर से सुना है, और अब भी हमको लगता है कि रिलेटिव हम सीनियर पोजीशन में पहुंच गए हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ये कहते हैं कि सर्जन तब बिल्कुल अपने पीक पे पहुंचा है जब वो ये जानता है कि कब सर्जरी नहीं करनी। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब अगर कोई भी दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है जो ज़्यादा सेफ है, तो हमको उस समय सर्जरी नहीं करनी है। और स्टूडेंट्स को यही है कि पढ़ते रहें, अपना नॉलेज एनहांस करते रहें, नए टेक्नोलॉजी के साथ वो अपना तारतम्य बनाए रहें, और एट द एंड ऑफ द एथिकल प्रैक्टिस, और जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें। तो वो ना केवल अपने लिए अच्छा करेंगे, पेशेंट के लिए भी अच्छा करेंगे, और एट द एंड ऑफ द समाज का भी उससे फ़ायदा होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इन तमाम जानकारियों के लिए, और बहुत बेहतरीन तरीके से आज आपने एक सीख भी दी, चाहे वो हमारे श्रोता हों या जो सर्जन हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, उनके लिए भी आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू। तो इसके साथ ही मैं, लेकिन हमारे जो, जैसे हमने ये शुरू में बताया कि सर्जन वीक ASI के सौजन्य से हम लोग कर रहे हैं, और IAS उसका एक पार्ट है। तो हम अपने जो उनके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर प्रवीण सूर्यवंशी, उनकी टीम का ये सोच था कि ये एक सर्जन वीक के लिए मनाया जाए। तो हम उनका भी IAS की तरफ से धन्यवाद करते हैं, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बिल्कुल, थैंक यू।